बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इससे पहले मैं आपको ये बताता आया हूँ कि ये हथियार पहुँच रहे हैं। जिस तरह यूरोपीय यूनियन ने तारीख में पहली बार किसी भी मुल्क को हथियार देने का फैसला किया है और मैंने आपको बताया कि वो जंगी तैयारे देंगे। लेकिन अब बात सिर्फ हथियारों की हद तक या अमेरिका $600 मिलियन दे रहा है, आज ऑस्ट्रेलिया ने $3 मिलियन जो नेटो सपोर्ट फंड है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, बात उससे कहीं आगे चली गई है। पहली बार दो ममालिक ने, मैं आपको ये फिक्रा आपके सामने रख रहा हूं कि दो ममालिक ने अपनी अफवाज यूक्रेन के अंदर रूस के खिलाफ उतार दी हैं और यह फैसला हाईएस्ट लेवल के ऊपर हुआ है, जिसको आप प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर या जो पार्लियामेंट लेवल के ऊपर दो यूरोपीय ममालिक ने, यह पहला मौका है जिसमें वो जंग का बाकायदा हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये कौन से मुल्क हैं आपको ये बताएंगे। फिर लड़ाई तो चल रही है, खारकेव के अंदर हो, केव के अंदर हो, दीगर शहरों के अंदर हो, लेकिन रशियंस की कुछ ऐसी वीडियो नजर आई हैं जो शायद हम कहानियों में सुनते थे, जिनको हम शर्मनाक कहते हैं, लूट मार की कहानियां कहते हैं, पता नहीं क्या कुछ इल्जामात लगाते हैं। आज आंखों से देख के वो वाकया भी बताएंगे कि रशियंस क्या करना शुरू हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए। फिर बेलारस के अंदर इस वक्त दोनों डेलीगेशंस ममालिक के पहुंच गए हैं। जिस जगह पे स्टेज सजा हुआ है उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। लेकिन अब खबर क्या है जो किसी भी वक्त हमें खबर आपको देनी पड़ जाएगी। बेलारस जो है वो फौजें उतारने जा रहा है यूक्रेन के अंदर, जिस तरह यूरोपीय ममालिक उतारने जा रहे हैं। फिर उसके बाद एक और डेवलपमेंट, रेफरेंडम का नतीजा आ गया, जो मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या फैसला किया न्यूक्लियर हथियारों को लेके। और फिर आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि क्या बता रहा है यूक्रेन, आज क्या उन्होंने तबाही अब तक मचाई है, कितना हमले रोके हैं और उनके जो रशियंस का ख्याल है 2 मार्च का, वो क्या ख्याल है, उसको अभी तक किस तरह से रोका हुआ है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बरवक्त आप तक पहुंचते रहे। हथियार बहुत दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो इस वक्त यूक्रेन को हथियार फराहम कर रहे हैं और उसी बुनियाद के ऊपर रेजिस्टेंस जो है हमें नजर आ रही है। मसलन मेरे सामने खबर है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने यह कहा है कि वो लीथल मिलिट्री इक्विपमेंट देने जा रहा है यूक्रेन को, ताकि वो रशिया के खिलाफ रेजिस्टेंस को, जिसको वो कह रहे हैं, उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री, मुख्तलिफ अखबारात, उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के साथ तस्वीरें लगा के कह रहे हैं 96 आवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, वो जारी रह सके। और अब इस वक्त खबर क्या है, खबर बहुत खौफनाक है। और खौफनाक इसलिए है कि ये जंग 2 ममालिक से ज्यादा ममालिक की तरफ जा रही है। 2 ममालिक कौन थे? रशिया और यूक्रेन लड़ रहे थे, लेकिन दोनों ममालिक के इत्तेहादी एक दूसरे को जिस तरह सपोर्ट कर रहे थे, मिसाल के तौर पे जो दूसरे यूरोपीय यूनियन वाले थे वो पैसे भी दे रहे थे, वो हथियार भी दे रहे थे। हालांकि उनकी तारीख में किसी को हथियार नहीं दिए यूरोपीय यूनियन ने इस तरह से अनाउंस करके, और दूसरी तरफ बेलारस जो है वो सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब उन 2 ममालिक से हटके और ममालिक शामिल होने जा रहे हैं और यूरोपियन जो हैं वो यूक्रेन की रेजिस्टेंस को देखते हुए उन्हें लगा है कि ये मुश्किल खड़ी कर सकते हैं रशिया के लिए। उन्हें भी शौक हुआ है कि वो इसका पार्ट बने। 2 ममालिक ने बाकायदा तौर पे, कानूनी तौर पे इजाजत दे दी है अपनी फौज को यूक्रेन में उतारने के लिए रशिया के खिलाफ। मैं बताना चाहता हूं कौन कौन से वो 2 ममालिक हैं। उनमें पहले नंबर के ऊपर मौजूद है जो इस वक्त डेनमार्क है। डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर बताया है कि उन्होंने जो इस वक्त रशियन फौज के खिलाफ इंटरनेशनल ब्रिगेड बन रहा है यूक्रेन के शहरियों के ऊपर, नॉन यूक्रेनियंस के ऊपर, उसके अंदर उन्होंने अपने शहरियों को अलाउ कर दिया है कि आप जाएं और आप यूक्रेन के अंदर रूस के खिलाफ लड़ें। जाहिरन यह कहा जा रहा है कि यह हमने आम शहरियों को अलाउ किया है, लेकिन यह कैसे तय होगा कि यह आम शहरी है, यह फौज का बंदा है, यह रिटायर्ड फौजी है या यह सर्विंग फौजी है? आप तो कहेंगे ये सिविलियंस हैं। तो इसका मतलब यह है कि बाकायदा फौज उतारने का रास्ता हमवार हो गया है। डेनमार्क की बात आपने सुन ली, तो बात सिर्फ डेनमार्क तक मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब इस वक्त जो लैटविया है, हमसाया मुल्क है, यूरोपीय यूनियन का पार्ट है
और ये अमेरिकन यहां पे बहुत ज्यादा असलहा और सारा कुछ कर रहे थे। लैटविया की पार्लियामेंट के अंदर इस मामले के ऊपर वोटिंग हुई कि जो यूक्रेनी इस वक्त ये मामला चल रहा है उसके अंदर क्या उनके शहरी लड़ सकते हैं। तो मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि यूनानिमसली यानी मुत्तफिका तौर पे उनकी पार्लियामेंट ने भी अपने शहरियों को अलाउ कर दिया है कि आप जाएं और यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया के खिलाफ लड़ें। अब आपको इससे लग ये रहा है कि तो शहरियों का है, मामला शहरियों का नहीं है। शहरियों का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन अंदरून जो है वो पर्पस फौज को उतारना है। लेकिन चूंकि जंग किसी और मुल्क की है और अगर रूसी जीत भी जाते हैं तो हम तो ये कहेंगे कि आम शहरी तो फौज तो थी नहीं, तो इसलिए शील्ड इख्तियार की जा रही है। अब बात सिर्फ यहां तक नहीं है कि सिर्फ जो यूक्रेन के इत्तेहादी हैं, जो यूरोपियन है, वो काम कर रहे हैं, इसी तरह से रशियन इत्तेहादी भी यही काम कर रहे हैं। खबर यह है कि 28 फरवरी आज के दिन ही किसी भी वक्त यूक्रेन की फौज, जो बेलारूस की फौज है, वो यूक्रेन के अंदर दाखिल हो सकती है। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। उधर से तो चलो शहरियों की मद में आ रहा है, यहां बाकायदा फौज पैराट्रूपर जो हैं उनके सदर किसी भी वक्त हुक्म दे सकते हैं। और हैरान कुन तौर पे जो बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर है वहां पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि यह फैसला हुआ था कि उस रिवर साइड के करीब मुज़ाकरात होंगे जो ना इधर का हिस्सा है ना इधर का हिस्सा है, और दोनों जानिब से डेलीगेशंस पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त मुज़ाकरात हो सकते हैं। और इस दौरान एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज कीव जो दारुल हुकूमत है उसके हवाले से हमले हो रहे हैं और यूक्रेनी हुकाम ने कहा है कि बेलारूस की सरजमीन से मिसाइल लॉन्चर्स को इस्तेमाल करते हुए आज भी उनके मुल्क के ऊपर मिसाइल हमले किए गए हैं और इसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने मिन्स्क के अंदर मुज़ाकरात से इनकार किया था। एक और खतरनाक डेवलपमेंट इसके बारे में सुनिए। मैंने आपको कल बताया था कि जंग के दौरान जब हर तरफ बमबारी और तबाही हो रही है, ऐसे में बेलारूस के अंदर रेफरेंडम चल रहा है जी। वो रेफरेंडम क्या है? वो रेफरेंडम ये है कि क्या जो न्यूक्लियर वेपन्स है रशिया के, वो यहां पे नस्ब कर दिए जाएं। तो मैं आपको खबर ये देना चाहता हूं जो मेरे पास है कि 65% से ज्यादा 65.16% पॉपुलेशन ने यह इजाजत दे दी है कि रशियन न्यूक्लियर हथियार जो बेलारूस के अंदर पहुंचा दिए जाएं, और सदर ने भी अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए इजाजत दे दी है। यह कल रशिया की जानिब से अपनी जो न्यूक्लियर अथॉरिटी को एक्टिव करने के बाद दूसरी खतरनाक डेवलपमेंट है। अब इस चीज के ऊपर आ जाते हैं कि यूक्रेनी अब तक क्या कह रहे हैं। यूक्रेनी कह रहे हैं कि उन्होंने अब तक 29 जहाज तबाह कर दिए हैं, 29 हेलीकॉप्टर्स हैं, 191 टैंक्स हैं और रूस के 5,300 फौजी वो मारने का दावा कर रहे हैं। अब जनाब इस वक्त कीव के अंदर शदीद लड़ाई चल रही है और वहां पे बताया यह जा रहा है कि मिसाइल हमले हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कीव अभी हमारे इस वक्त जो कंट्रोल के अंदर है। यूके भी यही बात कर रहा है और इसके अलावा यूक्रेन ने कहा है कि उन्होंने स्पीड कम कर दी है, जो रशियन ऑफेंसिव था और उसको पीछे धकेल दिया है। और इस वक्त जो रशियन फोर्सेस हैं वो कीव जो दारुल हुकूमत है यूक्रेन का उससे 30 किलोमीटर दूर हैं, जिसका मतलब यह है कि वो कामयाबी से रेजिस्ट करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी वीडियो सामने आई हैं जो एक शर्मनाक किरदार बता रही हैं। आपने तारीख में सुना होगा फलां मुल्क के अंदर जंग हुई, फलां मुल्क ने लूट मार की, उनके असासे लूट लिए। सीसीटीवी फुटेजेस आई हैं बैंक्स की, जहां पे मुबैना तौर पे जो रशियन फौजी हैं वो यूक्रेन के बैंक्स को लूटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये वाकईतन उनकी वीडियोस हैं और वेरीफाइड हैं तो इससे शर्मनाक रोल क्या हो सकता है। आप गैस पाइपलाइन को तबाह कर रहे हैं, आप डैम्स को तबाह कर रहे हैं, आप दीगर चीजें तबाह कर रहे हैं, और ऐसे में फिर उनके ये असासे लूटना भी कहां की जो है वो इस वक्त है। उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, वेटिकन ने ऑफर किया कि अगर आप बेलारूस के अंदर मुज़ाकरात नहीं करना चाहते हम होस्ट कर लेते हैं। बेलारूस के अंदर ये नहीं सब लोग जंग के हामी हैं, बहुत सारे लोगों ने जंग के खिलाफ मुजाहरा किया है और 400 से ज्यादा अफराद को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। और फिर मैं एक और जो खबर आपको देना चाहता हूं कि बताया गया है कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं उनका ख्याल यह है कि वो 2 मार्च को
जश्न मनाना चाहते हैं, जिसको कहते हैं ना विक्ट्री परेड। उनका ख्याल यह है कि मुकम्मल कंट्रोल संभाल लेंगे वो 2 मार्च तक और पूरे यूक्रेन के ऊपर कब्जा हो जाएगा। लेकिन खबर कुछ और है। मैंने आपको तुर्की वाली खबर आपको दी थी और मैंने कहा था कि उन्होंने ये करने जा रहे हैं वॉर, और उसके बाद तो उस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए तुर्की की काबीना का इजलास आज बुला लिया गया है। किसी भी वक्त ये इजलास होगा और इजलास के बाद अनाउंसमेंट आएगी, और शायद अगली वीडियो के अंदर ही मुझे ये बताना पड़े कि बाकायदा ऐलान हो गया है और ये अब रुकेंगे। दूसरा, यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप का मामला है। पोलैंड ने हिमायत की और इनके प्रेसिडेंट के साथ भी बात हुई, तो आज यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि ब्लॉक ये समझता है कि उसको ना सिर्फ हमारा मेंबर होना चाहिए बल्कि वो हमारा पार्ट है। दे आर वन ऑफ अस, ये वर्डिंग आई है यूरोपीय यूनियन की तरफ से। और एक और खबर जाते जाते आपको बताएं, कल यूक्रेन ने अपने शहरियों को कहा था कि आप क्या करें, साइंस बोट मिटा दें, मिटा नहीं सकते गिरा दें, ताकि इनको उसमें कोई मदद ना मिले, क्योंकि इस वक्त सारे रास्ते तो खुले नहीं हैं, कहीं पख्तरबंद गाड़ियां तबाह, टैंक्स तबाह। अब एक और काम गूगल ने किया। गूगल ने यह किया है कि जो गूगल मैप्स हैं जिसकी मदद से ये चीजों को लोकेट कर रहे थे या उन तक पहुंच रहे थे, उन्होंने इस वक्त यूक्रेन के अंदर जो गूगल मैप्स है उसको डिसेबल कर दिया। और इसका मतलब यह है कि रेजिस्टेंस बढ़ाई जाए, इनकी जो इस ऑफेंसिव अप्रोच है रशिया की उसको स्लो डाउन किया जाए। और अगर इस मोमेंट तक देखा जाए तो वो स्लो डाउन हो रहा है। और अगर सारा जो यूरोपीय यूनियन का जो लीथल इक्विपमेंट कह रहा है ऑस्ट्रेलिया वो देगा, ये सारा कुछ हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये जंग वही जो मैक्रोन ने कहा था ये तवील हो सकती है, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये 96 घंटे से मामला और आगे भी बढ़ सकता है। मजीद अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।